अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट MCQs एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सीरीज हमारी चल रही है MGT 510 की फाइनल टर्म को लेकर। फाइनल टर्म के जो है हम इम्पोर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लेक्चर 19 से लेक्चर नंबर 26-7 तक जो है हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लेक्चर नंबर 28 और 29 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और MCQs को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि लेक्चर नंबर 28 और 29 में से आ सकते हैं, वो हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीयू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपकी कोई सजेशन है वो भी हम बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सजेशन को फुलफिल करने की कोशिश करें। तो आइए आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 28 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने क्या किया है, पूरा कॉम्बिनेशन बनाया आपके लिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। Explain the characteristic of organization at maturity level 1 according to the capability maturity model, इसको हम CMM भी कहते हैं। How does success in these organization differ from those at higher maturity level? सेकंड क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेच्योरिटी लेवल 2 एंड 3 इन द कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल। आपने कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है मेच्योरिटी लेवल 2 और 3 और उसकी कैपेबिलिटी को बताना है मेच्योरिटी मॉडल के अकॉर्डिंग। हाईलाइट द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसीजर्स को भी आपने बताना है। डिफाइन द की फीचर्स ऑफ CMM मेजोरिटी लेवल 4 के आपने फीचर्स को बताना है। हाउ डज मैनेजमेंट कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एट दिस लेवल। उसके बाद आपने बताना है, एलोबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव एट लेवल मेजोरिटी लेवल 5। हाउ डज लेवल 5 डिफर फ्रॉम लेवल 4 इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग प्रोसेस वेरिएशन। लेवल 5 किस तरीके से लेवल 4 से डिफरेंट है उसका आपने बताना है यहाँ पे। डिस्क्राइब द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ द कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल CMM। हाउ कैन अ मेच्योरिटी मॉडल कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि मेजोरिटी मॉडल है बेंचमार्क के तौर पर किस तरीके से यूज हो सकता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जब अपने आप को असेस कर रही हो उसमें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ की प्रोसेस एरिया KPA इन द कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल। आपने जो है वो की प्रोसेस एरियाज बताने हैं। प्रोसेस प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ KPA यानी कि की प्रोसेस एरियाज एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस डिसिप्लिन एट मेजोरिटी लेवल 2। प्रोसेस डिसिप्लिन आपने बताना है मेजोरिटी लेवल 2 के अकॉर्डिंग। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीटेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सक्सेस। इलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी एट मेजोरिटी लेवल 4 एंड क्वालिटेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी एट मेजोरिटी लेवल 3। यानी मेजोरिटी लेवल 4 पे क्वांटिटेटिव अप्रोच बतानी है और लेवल 4 पे क्वालिटेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी आपने बतानी है इन द कैपेबिलिटी मेजोरिटी मॉडल CMM के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ डज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन द IT सॉफ्टवेयर सेक्टर, प्रोवाइड की फीचर ऑफ CMMI। यानी कि एक जो क्वालिटी कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल है वो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्वालिटी कंट्रीब्यूट किस तरीके से करता है और आपने की फीचर्स बताने हैं CMMI के। इवेल्युएट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एट मेजोरिटी लेवल 5। आपने जो है कॉन्सेप्ट ऑप्टिमाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना है मेजोरिटी लेवल 5 के अकॉर्डिंग। हाउ डज इट इनहेंस एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, और किस तरीके से ये इनहेंस कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं वो चेंजेस के अपॉर्चुनिटीज के लिए। उसके बाद MCQs है। अच्छा, एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर ये आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अब देखें, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आए हैं ना, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और अभी आप ये क्वेश्चंस देख लें, तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च कर लेना है CMM कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल एंड ऑल इट्स लेवल इन इजी एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट 2 मिनट वीडियो। आप ये लिख के जब सर्च करेंगे तो कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की वीडियो आ जाएंगी। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो CMM है, ये आपको पता चल गया ये गेस्ट पेपर देखने से। ठीक है, तो आप ये जब सर्च कर लेंगे तो लेवल 1 लेवल 2 अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन से की पॉइंट्स निकालने। ठीक है, उसको यूट्यूब पे सर्च करना है, 2 से 3 मिनट की वीडियो देखनी है और फिर आपने पेपर देने चले जाना। उससे क्या होगा, बहुत सी चीजें आपके जहन में ले जाएंगी। क्योंकि अगर कल आपका पेपर है और आज आपने देखा है तो आप अगर
शॉर्ट लेक्चर्स भी लेने जाएंगे तो उसमें भी तकरीबन आपके 7-8 घंटे लग जाएंगे और वो अच्छे खासे लेंथी होते हैं इस वजह से कि वो शॉर्ट लेक्चर्स मैंने भी बनाए 20-25 मिनट आपको लग जाते हैं क्योंकि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर करना होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे आके रट्टे नहीं लग रहे होते। अच्छा एक ट्रिक तो ये हो गई आपने की एलिमेंट निकालने हैं क्वेश्चन के अंदर ऊपर उसको यूट्यूब पे सर्च करना है और उसको पढ़ लेना है। दूसरा क्या है कि आपको एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेजोरिटी लेवल 1 के हवाले से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपके पास एमसीक्यूज आया, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेजोरिटी लेवल 1 इन द कैपेबिलिटी मेजोरिटी मॉडल। ये प्राइमरी फोकस क्या है? अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है एड हॉक प्रोसेस, यानी कि ये प्राइमरी फोकस है। अब वहां पे आपके पास आंसर नहीं दिया होगा तो आपने क्या करना है, आपने देखना है प्रोसेस डिसिप्लिन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, एड हॉक प्रोसेसेस। यानी कि ये तीनों चीजें भी जो है वो इंप्रूवमेंट की ही है। तो आपने इसका आंसर किस तरह लिखना है मेजोरिटी लेवल का? मेजोरिटी लेवल 1 consist of following main core principle and its focus on following main core principles: process discipline, continuous improvement, stability and predictability, ad hoc procedure। इसके थोड़े बहुत आप लिख दें क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आप बिल्कुल खाली देंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ लिख देंगे 1-2 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें मेजोरिटी लेवल 3 का जिक्र है तो आप अपने एमसीक्यूज को कवर करते जाएंगे। आप अपने एमसीक्यूज को देखें पेपर के अंदर एमसीक्यूज के तकरीबन 33 नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके 27 या 28 नंबर होते हैं, फिर भी आपके एमसीक्यूज के नंबर ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी कर देते हैं और उनको फिक्र लगी हुई होती है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो एमसीक्यूज को पढ़ते भी नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा तुक्का मारा, थोड़ा सा पढ़ा तुक्का मारा कि टाइम हमारे पास एंड में बच जाए। तो एंड में 3 नंबर के सवाल में 3 लाइनें लिखनी होती हैं, 5 नंबर के सवाल में 5 लाइनें लिखनी होती हैं। इतना मसला नहीं होता, एमसीक्यूज आपको ओवरऑल आपके एग्जाम में हेल्प कर रहे होते हैं, तो आपने एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आंसर आपने खुद देखना है। एट मेजोरिटी लेवल 3 व्हाट एस्टैब्लिश एंड इंप्रूव ओवर एन टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन मेजोरिटी लेवल 4 एंड मेजोरिटी लेवल 5। उसके बाद है व्हाट डज की प्रोसेस एरिया केपी इन द कैपेबिलिटी मॉडल आइडेंटिफाई। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ये है कि मेजोरिटी मॉडल के अंदर प्राइमरी पर्पस क्या होता है जब वो एक्सेस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। विच मेजोरिटी लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सक्सेस। यानी कि कौन सा मेजोरिटी लेवल है जो कि रिपीटेबल सॉफ्टवेयर सक्सेस डेवलपमेंट सक्सेस के ऊपर कर रहा है, तो यहाँ पे लेवल 2 है। व्हाट डज मेजोरिटी लेवल 5 फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस। कौन सा मेजोरिटी लेवल 5 है जो कि फोकस कर रहा होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस के ऊपर। इन सीएमएम व्हाट डज ऑप्टिमाइजिंग रेफर टू मेजोरिटी लेवल 5। यानी कि लेवल 5 के अंदर सीएमएम और ऑप्टिमाइजिंग किस चीज को रेफर कर रहे होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजोरिटी लेवल 1। ऑर्गेनाइजेशन की मेजोरिटी लेवल 1 पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट डज द कैपेबिलिटी मेजोरिटी मॉडल प्राइमरी फोकस ऑन। कैपेबिलिटी मेजोरिटी मॉडल प्राइमरी किस चीज पे फोकस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 28 के हमने सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अब हम लेक्चर नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। एक्सप्लेन द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हाईलाइट द टॉप रोल ऑफ मैनेजमेंट इन दिस प्रोसेस। आपने जो है की स्टेप्स बताने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आईएसओ 9001 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, जो कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद है आपने टॉप मैनेजमेंट का रोल बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। डिस्कस द चैलेंजेस एंड बैरियर ऑर्गेनाइजेशन में फेस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने चैलेंजेस बताने हैं या बैरियर्स बताने जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही होती हैं जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाती हैं आईएसओ 9001 क्वालिटी सिस्टम की। आपने स्पेसिफिक एग्जांपल बतानी है और आपने स्ट्रेटजीज भी सजेस्ट करनी है जो कि ओवरकम कर सके इन दीज चैलेंजेस को। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर आईएसओ 9001। वो कौन सी रिक्वायरमेंट होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने जाती है आईएसओ 9001 के लिए। और आपने डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस बताने हैं सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के लिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट इन मेंटेनिंग आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन। आपने जो है इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट बताने जो कि मेंटेन कर सकें आईएसओ 9001 की रजिस्ट्रेशन को। एक्सप्लेन व्हाई बोथ टाइप ऑफ ऑडिट आर क्रूशियल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने बताना है कि बोथ टाइप के ऑडिट यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों जरूरी होते हैं इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। इलेबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीसर्टिफिकेशन इन द आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, रीसर्टिफिकेशन आईएसओ 9001 में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होती है वो आपने बतानी है। और उसके बाद आपने बताना है कि इंडिविजुअल साइट्स इम्प्लीकेशन हर 3 साल के बाद ये क्यों रिक्वायर्ड होती है और व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल साइट विद इन अ कंपनी। अब यहाँ पे देखें रीसर्टिफिकेशन का सवाल आया और सवाल के अंदर उसने आपको ये भी बता दिया कि ये 3 साल के बाद रिक्वायर्ड होती है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू आईएसओ 9001।
आपने टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स बतानी है क्यूएमएस के अकॉर्डिंग टू आईएसओ 9001। हाउ कैन दिस कमिटमेंट बी डेमोस्ट्रेटेड, ये कमिटमेंट किस तरीके से डेमोस्ट्रेट करती है टॉप मैनेजमेंट, एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द सक्सेस ऑफ द क्यूएमएस। क्यूएमएस से मुराद क्या है यहाँ पे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एक्रीडिएटेड रजिस्ट्रार कंपनी इन द आईएसओ 9000 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि एक्रीडिएटेड रजिस्ट्रार जो कंपनी है आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वो आपने बताना है व्हाट क्राइटेरिया डू they use to determine if an organization eligible for registration। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल हो जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रार कौन सा क्राइटेरिया है जिसको देखते हैं, और वो अगर मीट हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर कर लेते हैं। अब देखें ये जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पिछले सवाल, पिछले जब हम एमसीक्यूज देख रहे थे लेक्चर नंबर 28 के, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जो है सवालों से मेन टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक क्या कर रहा है कि आईएसओ 9001 की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से की जाती है। तो आपने यूट्यूब पे जाके सिंपल सर्च करना है, हाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्लीज डिटेल वीडियो 5 मिनट 6 मिनट पे आप उसको बाउंड कर दें सर्च को, फिर वो आपको 5-6 मिनट में इतनी चीजें दे देगा कि डिटेल आपकी कवर हो जाएगी। Analyze the role of internal audit conducted by an organization after ISO 9001 registration. How do these audit contribute to ensuring the system process and procedure are functioning as intended? आपने इंटरनल ऑडिट बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब उनको आईएसओ 9001 की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, उसके बाद वो इंटरनल ऑडिट जो कंडक्ट करते हैं, वो ऑडिट किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सिस्टम को इंश्योर करने में, इसके प्रोसेसेस को इंश्योर करने में, और ये देखने में कि जो प्रोसीजर इसके अंदर दिए गए हैं वो फंक्शनिंग इंटेंडेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। What distinguish ISO 9001 requirement for quality management system? Explain how these requirements are generic and can be applied to organization across various industry and sector. आपने ये बताना है कि ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से डिस्टिंग्विश होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और आपने ये भी बताना है कि ये रिक्वायरमेंट जेनरिक क्यों है और किस तरीके से अप्लाई होती है अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। Evaluate the potential financial resource implication for an organization seeking ISO 9001। कि कौन सी फाइनेंशियल और रिसोर्स implications आती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जब वो ISO 9001 की रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन जस्टिफाई द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस के साथ, जाहिर सी बात है जब ISO 9001 की आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। ऑडिटर्स आएंगे, आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, मैनुअल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरनल ऑडिट को हायर करेंगे, फिर जो ऑडिटर्स आएंगे उनकी फीस होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर पैसे लगेंगे, आप अपने प्रोसेसेस को मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर पैसे लगेंगे, एक फाइनेंशियल कॉस्ट लगेगी। वो कॉस्ट को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जस्टिफाई करती है कि ये कॉस्ट ठीक है, वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन। एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ 9001 की रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है। उसके बाद है, व्हाट इज द टॉप सिग्निफिकेंस और टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द आईएसओ 9000 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या सिग्निफिकेंस होता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट का जब वो आईएसओ 9001 की रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। हाउ ऑफन इज रीसर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर आईएसओ 9001। देखें वो सवाल आ गया कि रीसर्टिफिकेशन कब रिक्वायर्ड होती है, तो हमें ऊपर सवाल में दिखा था 3 साल बाद। व्हाट इज द रोल ऑफ एन एक्रीडेटेड रजिस्ट्रार कंपनी इन द आईएसओ 9000 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, के रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है। उसके बाद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर आईएसओ 9001 रजिस्ट्रेशन। Why does organization need to respond all ISO 9000 requirement during the registration process? कि एक ऑर्गेनाइजेशन को तमाम ISO 9000 की रिक्वायरमेंट क्यों पूरी करनी होती है जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे होते हैं। What is the primary focus of ISO 9001 requirement for quality management system? ISO 9001 की प्राइमरी फोकस क्या होता है उसकी रिक्वायरमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरीके से कमिटमेंट को आइडेंटिफाई करती है कोएमएस के लिए। व्हाट इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग अ क्वालिटी एज प्रोग्राम एज मेंशन इन द कंटेंट। कौन सा प्राइमरी कॉमन प्रॉब्लम आती है जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं क्वालिटी प्रोग्राम को, जो कि इस पूरे कंटेंट में दिए गए लेक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाई इज रीसर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल साइट रेदर देन एंटायर कंपनीज इन आईएसओ 9001। ठीक है गाइज, ये आज के क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज जो कि हमने लेक्चर नंबर 28 और लेक्चर नंबर 29 के डिस्कस किए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, अगर आप ईमेल पे ये फाइल लेना चाहते हैं तो ईमेल कर दें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेथड आपके लिए इजी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे एडमिन को मैसेज कर दें, फिर मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपसे कम्युनिकेट करके आपको ये फाइल दे देगा। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।